सो न्यूटन स्टार्ट करें। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में क्या बोला बेटा हम लोगों ने? इट स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हाँ बेटा सर वो आपको कुछ बताना था, वो आज नुपुर नहीं आएगी ना, तो आप उसको भी रिकॉर्डिंग की बात बता दोगे? हाँ हाँ बिल्कुल। देखो क्या बोल रहे हैं बेटा हम लोग? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। तो हमने क्या किया, इसी लॉ के हिसाब से हमारे फॉर्मूले को लिख दिया। देखो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम। बाय टाइम क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे लिखा था रेट। जब भी रेट लिखा होगा तो क्या कर देते हैं हम लोग? बाय टाइम। अब बस उसके बाद हमने सिर्फ नोटेशंस का यूज किया है। फोर्स का सिंबल होता है एफ। कौन सा एफ? कैपिटल एफ। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला कल पढ़ा था हमने, एम वी माइनस यू, और टाइम इज बाय टी। क्लियर? सबने लिख लिया? यस सर। गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो कहां तक लिख चुके थे हम लोग? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद m v minus u by t. As we know that v minus u by t is equals to क्या होता है? एक्सेलरेशन। यस सर। है ना? होता है ना? तो लिख लो बेटा, क्या आ जाएगा? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद मास इनटू एक्सेलरेशन। किसी को डाउट है इसमें? किसी को भी डाउट है क्या इसमें? नहीं है? गुड 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 गुड। अभी देखो अब क्या कर रहे हैं बेटा हम लोग? इस प्रोपोर्शनल के साइन को जब हम लोग किससे बदलते हैं? इक्वल टू के साइन से बदलते हैं। कोई कांस्टेंट आता है? यस सर, कांस्टेंट आता है। यहाँ एक कांस्टेंट आ गया k एंड a, एंड हियर इस कांस्टेंट की वैल्यू निकली बेटा 1। k इज इक्वल टू क्या था? 1। ठीक है, सो दैट ये फॉर्मूला आपका हो गया हियर k इज इक्वल टू क्या आ गया? 1। सो फॉर्मूला क्या है बेटा आपका? F इज इक्वल टू ma, फोर्स इज इक्वल टू k की वैल्यू 1 क्यों आए? यस, k की वैल्यू 1 ऐसे निकलती बेटा। कैसा होता है? हम लोग क्या रखते हैं? सब चीजों की वैल्यू 1 रख के देखते हैं। सब चीजों की वैल्यू 1 रख के देखते हैं। ऐसा करते हैं F इज इक्वल टू k बाय ma, है ना? देखो फोर्स की वैल्यू 1 न्यूटन, मास की वैल्यू रखो 1 kg, और एक्सेलरेशन की वैल्यू रख दो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जो भी वैल्यू आएगी वो होगी वैल्यू किसकी? k की। यहाँ पर जो सबकी वैल्यू हमने क्या रखा बेटा? 1 1, तो k की वैल्यू क्या आ गई? 1। समझे क्या? सर एक बार फिर से समझाओ ना, मैं लेफ्ट हो गई थी कनेक्शन कर। ओके ओके ओके, फिर से समझाता हूँ। कहाँ तक समझाता बेटा तूने? सर वो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम तक का। अच्छा देखो हमने पढ़ा है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, है ना? एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या होता है बेटा? v माइनस यू बाय टी। सो v माइनस यू बाय टी की जगह मैं क्या रख सकता हूँ? एक्सेलरेशन रख सकता हूँ ना? यस सर। तो बस मैंने वहां पर क्या रख दिया? एक्सेलरेशन रख दिया है। v माइनस यू बाय टी की जगह एक्सेलरेशन। सो हमारा फॉर्मूला आ गया F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके सर। ठीक है ना? उसके बाद हमने देखा कि जब भी ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है। ठीक है, उस कांस्टेंट का नाम रख दिया मैंने k। ओके सर। मैंने इक्वल टू का साइन लेके आया तो आ गया कांस्टेंट k। इस कांस्टेंट की वैल्यू आई बेटा 1। कैसे आई ये बात हो रही थी? k की वैल्यू ऐसे आती है बेटा, देखो फोर्स इक्वल टू k ma। अब इस ma को किस तरह लेके आऊंगा बेटा मैं? f के नीचे क्या आ जाएगा? f बाय मास इनटू एक्सेलरेशन k। ठीक है, अब जब भी बेटा आप लोग क्या करोगे? इन सब की इनिशियल वैल्यू लोगे, मतलब यूनिट वैल्यू ले लो। फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, मास कितना है? 1 kg, एंड एक्सेलरेशन हो जाए कितना? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वैल्यू क्या आएगी बेटा k की? 1 बाय 1 इंटू 1 इक्वल्स टू 1। सो दैट k की वैल्यू कितनी आ गई? 1। समझ गए? इसलिए आपका फॉर्मूला बना
फोर्स इक्वल्स टू एम ए। क्या फॉर्मूला बना है? फोर्स इक्वल्स टू एम ए। सर केएम है। हाँ, के एम ही तो गया। के तो वैल्यू कितनी बेटा? 1। के को भूल जाओ अब। हाँ। के की वैल्यू क्या आ गई? 1। फॉर्मूला क्या है? एफ इक्वल्स टू एम ए। हाँ। आज सब लोगों को वॉइस में और इसमें दिक्कत नहीं हो रही है ना? वीडियो में? गुड। नो सर। हाँ, अच्छी बात है। दीप, मुक्ति, अपेक्षा, किशोरी, राहुल, निर्मला, अर्णव, शौर्य, मोहा, यश, नंदिनी, कोमल और वेदिका। आज कौन कौन गायब है? आज फिर से अभिजीत नहीं आया। ठीक है, अभिजीत नहीं आया है। नहीं आया है। कलश भी नहीं आया है आज। और कौन नहीं आया? नुपुर नहीं आई है। कोमल दिखी क्या मुझे? कोमल है? यस सर। कोमल भी है। ठीक है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। लिख लिया क्या बेटा आप लोगों ने? सबने लिख लिया? गुड ना। अभी थोड़ा सा इसको देखते हैं। और हाँ, मैं मानता हूं कि हमने एक फॉर्मूला मिल गया, F इक्वल्स टू एम ए, है ना? ये एक फॉर्मूला मिल गया। एक फॉर्मूला ये भी तो है ना, यहां पर भी प्रोपोर्शनल का साइन हटाता तो वैल्यू आ जाती। क्या आएगा? F इक्वल्स टू एम वी माइनस यू अपॉन टी। ये भी तो फॉर्मूला होगा बेटा। यस सर। अगर कभी डायरेक्ट एक्सेलरेशन नहीं गिवन होगा, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी गिवन होगी, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। क्या? F इक्वल्स टू एम वी माइनस यू अपॉन टी। ठीक है। और उसको प्रेजेंट करने का एक तरीका और भी हो सकता है। देखो तो क्या? F, ये एम वी माइनस यू क्या है एक्चुअली में? डेल पी है ना? तो चेंज इन मोमेंटम अपॉन टी भी तो लिख सकता हूं इसको। ठीक है। अब साइड में लिखते हैं हम लोग नोटेशंस को। व्हाट इज एफ? एफ क्या है आपका? फोर्स है। एफ क्या है? फोर्स है। व्हाट इज एम? स्मॉल एम, दिस इज मास। व्हाट इज ए? ए इज एक्सेलरेशन। व्हाट इज वी? वी क्या है? वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी? फाइनल वेलोसिटी। यस। फाइनल वेलोसिटी। बिल्कुल ठीक। एंड व्हाट इज यू? इट इज इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी। स्मॉल टी, इट इज टाइम। एंड व्हाट इज डेल पी? Del P is change in momentum. Sir, what is K? It is constant. What is K? K is constant. ठीक है? Constant of proportionality. Constant of proportionality.
हो गया सबका हो गया। चलो अभी हम लोग को कुछ बातें समझना है, ठीक है? सबने लिख लिया क्या? किसी का बचा हुआ है? नो सर। चलो अभी देखो, ये न्यूटन का सेकंड लॉ, इसने किया क्या था? न्यूटन के सेकंड लॉ ने आपको रिलेशनशिप दे दिया किसके बीच में? फोर्स एंड एक्सेलरेशन के बीच में। नोट डालेंगे, it gives us the relationship between force and acceleration. Newton's second law gives relationship between, किसके बीच में दिया बेटा? Between force and acceleration. इसका मतलब ये है बेटा, देखो क्या समझाना चाहता हूं मैं। अगर ये फॉर्मूला लिखा है आपके पास में, F is directly proportional to, sorry, F is equals to ma, F is equals to ma, ये देखो दो चीजें बताता है। अगर मैं सिर्फ किसको मान लेता हूं, एक्सेलरेशन को कांस्टेंट मानता हूं, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होगा क्या? साइड में लिख लेते हैं, इफ ए इज कांस्टेंट। आप क्या कर रहे हो? एक्सेलरेशन को कांस्टेंट रखते हो, तो फोर्स किसके प्रोपोर्शनल हो जाता है बेटा? मास के। इसका मतलब ये कि जिस ऑब्जेक्ट का मास जितना ज्यादा होगा, उसको हिलाने के लिए या रोकने के लिए आपको ज्यादा फोर्स रिक्वायर्ड होगा, ठीक है? जिस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होगा उसके लिए फोर्स भी ज्यादा लगेगा, जिस ऑब्जेक्ट का मास कम होगा उसके लिए फोर्स भी कम लगेगा। प्रोपोर्शनल के साइन का मतलब यही होता है ना? करेक्ट है? समझ में आ रहा है आप लोग को? यस सर। यस सर। ठीक है। यस यहीं पर दूसरी तरफ मैं देखता हूं कि अगर मैं मास को नहीं, दूसरा केस देख रहे हैं, अगर F में हम लोग क्या करते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन ले लेते हैं। ये कब हो सकता है? इफ मास इज कांस्टेंट, m इज कांस्टेंट। अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट जिसका मास कुछ m होगा, उसको मैं वही रखता हूं। अब एक्सेलरेशन से बात करता हूं बेटा हम लोग, तो एक्सेलरेशन का कैसा रिलेशन आएगा? इसका डायरेक्ट रिलेशन। किसी ऑब्जेक्ट जिसका एक्सेलरेशन ज्यादा है, मतलब बढ़ रहा है, एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा, एक्सेलरेशन घटेगा तो फोर्स घटेगा, डिक्रीज होगा, ठीक है? एक्सेलरेशन इंक्रीज होगा तो फोर्स इंक्रीज होगा, एक्सेलरेशन कम होगा, डिक्रीज होगा तो फोर्स भी डिक्रीज होगा। इसमें किसी को डाउट है? किसी को नहीं है? पक्का? सर एक बार फिर से रिपीट सर करो नहीं ना। है। नहीं, फिर से रिपीट कर रहा हूं बेटा। देखो मैंने कहा, देखो जब भी किसी इक्वल टू के साइन को हमको क्या करना पड़ता है बेटा? प्रोपोर्शनल के साइन में बदलना होता है, तो एक कांस्टेंट डालना पड़ता है, ठीक है? अगर मैं कह रहा हूं कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, इसका मतलब क्या होगा? A कांस्टेंट होगा। A कांस्टेंट से मतलब हम एक्सेलरेशन को ना घटाएंगे ना बढ़ाएंगे। अगर हम एक्सेलरेशन को ना बढ़ा रहे हैं ना घटा रहे हैं, तो हम उसको बोल सकते हैं कांस्टेंट, ठीक है? किसी भी गाड़ी के एक्सेलरेटर क्या करो, ना आगे बढ़ाओ ना नीचे करो, उसको वैसा का वैसा रखो, ठीक है? तो एक्सेलरेशन क्या हो गया? जीरो। एक्सेलरेशन क्या हो गया? जीरो। उस कंडीशन में जीरो नहीं, सॉरी, कांस्टेंट हो गया। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया, तब आपका फोर्स मास के साथ में बढ़ेगा। मतलब अगर मास बढ़ाओगे तो फोर्स भी बढ़ेगा, और अगर मास को कम करोगे, डिक्रीज करोगे, तो फोर्स भी डिक्रीज होगा, ठीक है? पहली लाइन क्लियर हो गई क्या? यस सर। दूसरी लाइन पे देखो, अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं जिसका मास m है, फॉर एग्जांपल दिस डस्टर, ये डस्टर की बात कर रहे हैं बेटा। अगर ये डस्टर का मास क्या है? m है, चाहे इसका मैं एक्सेलरेशन बढ़ाऊं चाहे कम करूं, इसका मास m ही रहने वाला है, तो ये क्या एक हो जाएगा? एक कांस्टेंट। मास क्या हो जाएगा इसका? कांस्टेंट। नाउ अगर इस एक्सेलरेशन क्या करता हूं मैं, इस एक्सेलरेशन को इंक्रीज करता हूं, तो क्या इंक्रीज होगा बेटा? फोर्स इंक्रीज होगा। और अगर इसका एक्सेलरेशन मैं कम करता हूं, तो फोर्स क्या होगा? डिक्रीज होगा। समझ गए आप? यस सर। गुड।
ना इसके दूसरे फॉर्मूले से एक और बात समझ में आती है, मिटा देना। तो फोर्स इज इक्वल्स टू क्या था बेटा आपका, देखो यही था आपका सॉइल रिलेशन लिखा हुआ, F इज इक्वल्स टू एम वी माइनस यू अपॉन टी, ये पढ़ा था हमने अभी। दिस इज योर न्यूटन सेकेंड लॉ, यही है ना न्यूटन का सेकेंड लॉ। गुड। अभी देखो इसका मतलब क्या है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम, है ना, एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। इसका मतलब ये होता है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम m into v minus u and it is inversely proportional with time। देखो एक फॉर्मूला कितनी सारी चीजें बोल रहा है, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विथ टाइम, है ना, 1/t है। तो सबको क्लियर है? इसमें किसी को डाउट है क्या? नो सर। पक्का किसी को डाउट नहीं है? बस दोनों चीजों को अलग अलग लिखा है। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम, व्हाट इज एम वी माइनस यू, इट इज चेंज इन मोमेंटम एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विथ टाइम, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विथ टाइम। अभी देखो तो अगर टाइम को मैं इंक्रीज करता हूं जिसमें इंपैक्ट हुआ, टाइम को मैं इंक्रीज करता हूं जिसमें इंपैक्ट हुआ, इंपैक्ट का मतलब फोर्स अप्लाई करने में जितना टाइम लगा है बेटा उसको मैं इंक्रीज करता हूं, तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे कि एक क्रिकेटर करता है, जब वो बॉल को कैच करता है वो क्या करता है, अपने हाथों को पीछे की तरफ खींचता है। जब भी बॉल को कैच करते हैं तो क्या करते हैं, अपने हाथों को पीछे की तरफ खींचते हैं। क्यों खींचते हैं बेटा? ताकि बॉल को पकड़ने का, यस, बॉल को पकड़ने का टाइम बढ़ जाए, ठीक है, जिससे उसके हाथ पे जो इंपैक्ट होने वाला है इसके कारण से चेंज इन मोमेंटम के कारण, मैंने बताया था चेंज इन मोमेंटम क्या बताता है, एक्सीडेंट्स को बताता है, इंपैक्ट को बताता है। अगर आप इंपैक्ट के टाइम को बढ़ा दोगे तो आपको चोट कम लगेगी ड्यू टू दिस फोर्स। समझ रहे हो क्या? यस सर। कोई ऐसा जिसको समझ में नहीं आया? बोलो बेटा। समझ गया। समझ गए ना? तो यही केस आएगा आपका। पहला बात तो किसका हुआ, केस ऑफ कैचिंग अ बॉल इन क्रिकेट। दूसरा आता है आपका हाई जंपर। हाई जंपर को देखा है, वो जो बहुत बड़ी स्टिक लेके आते हैं, दौड़ते हैं और दीवार में, सॉरी जमीन में वो बांस को लगाते हैं, बम्बू को लगाते हैं और उछल जाते हैं और बहुत लंबी जंप लगाने के बाद में नीचे गिरते हैं। जहां पर वो कूदते हैं ना, वहां पर क्या हो जाता है, या तो सैंड होती है या तो बेड लगे होते हैं, है ना। जहां पर वो कूदते हैं वहां पे या तो सैंड होती है या तो बेड होता है। बेड मतलब गद्दे, कुशन्स, ठीक है। क्यों लगा होता होगा? अच्छा, वो नीचे की तरफ वो होते होगे प्रेस, तो उसका वो बढ़ जाता होगा, yes, टाइम बढ़ जाता बिल्कुल होगा। ठीक है। अभी कभी ना आप ऐसा करना, कूदना, ठीक है, कूदना किसके ऊपर, रोड के ऊपर, और कूदना कभी रेत के ऊपर, ठीक है, सैंड के ऊपर, तो आपको समझ में आएगा बेटा कि जब हम लोग रोड पर कूदते हैं तो टाइम ऑफ इम्पैक्ट कम हो जाता है। टाइम ऑफ इम्पैक्ट क्या होता है, कम हो जाता है। बट सैंड में क्या होता है, आपका पैर नीचे घुसता जाएगा, सैंड के अंदर हमारे पैर घुस जाते हैं ना अंदर, ठीक है, तो टाइम ऑफ इम्पैक्ट बढ़ जाता है। वही चीज होगी बैट में। आप लोग के घर में तो बैट होगा ही, है ना, कोई ऐसा तो नहीं जो पत्थर पे सो रहा है? तो सर तो हाँ, क्या हो गया बेटा? कोई भी नहीं सोता पत्थर पर अभी। हाँ, मुझे लगा तूने बोली तू करने तो सोती तो नहीं है कहीं। तो देखो अभी जो बैट होता है ना, आप बैट को प्रेस करके देखोगे बेटा। अब जब आप बैट पे कूदोगे या फिर बैट के ऊपर हिट करते हो तो क्या होता है, कुशन क्या होता है, पहले धीरे से प्रेस होता है ना, प्रेस होएगा। ये प्रेस होने में जो टाइम रिक्वायर्ड हुआ, ये क्या करता है, आपके टाइम ऑफ इम्पैक्ट को बढ़ा देता है, टाइम ऑफ इम्पैक्ट को बढ़ा देता है, सो दैट आपको जर्क नहीं लगता, है ना, आपको चोट नहीं लगती। यही चीज आपकी होती है थर्ड केस। नंदिनी तो आवाज नहीं आ रही? बेटा आप लोग का
आवाज आ रही है ना? सर सर नंदिनी बोल रही नहीं आ रही आवाज। क्यों नहीं आ रही उसको आवाज? सर होता है सर कभी कभी ऐसा। होता है बेटा। सर कल की मैथ की बैच छूट गई थी मेरी। ओके। बाकी सबको तो आ रही है ना? नंदिनी बेटा शायद नेट का प्रॉब्लम होगा आपको, अब मैं कैसे बोलूं उसको, ये भी उसको मैसेज करो तो बेटा, ग्रुप में डालो, उसको मैसेज डालो। किशोरी एक बार रिफ्रेश करने बोल दो उसको। देखो अगर आपको इतना समझ में आ रहा है बेटा तो हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी। पहले मैं आपको बता देता हूँ यूनिट ऑफ फोर्स, उसका स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन। लिखो तो, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बिल्कुल ठीक है। हम लोग दो तरह से निकाल सकते हैं। देखो तो यूनिट ऑफ फोर्स F इक्वल्स टू क्या होता है बेटा? ma। सब लोग ध्यान देंगे, F इक्वल्स टू होता है ma। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मास? सर नंदिनी बोल रही है नेट अच्छा है। तो फिर आवाज क्यों नहीं आ रही? मैंने थोड़ी ब्लॉक किया किसी को। पता नहीं सर। ओके। ओहो, सर अभी आ इसको रही है रिजॉइन आवाज। आ रही है? गुड। देखो हाँ। फोर्स में, फोर्स इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। और बताओ मास की यूनिट क्या होती है बेटा? केजी होती है ना? किसी को डाउट तो नहीं है ना सर इसमें? अभी तक क्या पढ़ा है आपने? सर अभी तो कुछ नहीं, यही अभी कहानी तक क्या पढ़ाई है पढ़ा? बेटा। अरे फिर से पढ़ाएंगे बेटा उसके एप्लीकेशन को, ठीक है? हाँ, यहां तक पढ़ दिया था ना? समझ में आ गया था तुझे नंदिनी? यहां तक समझ में आया था? यस सर। गुड। तो बस यहां समझ लो व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स पढ़ रहे हैं हम लोग। F इक्वल्स टू ma। मास की यूनिट होती है केजी। एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका एक ऐसा भी होता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसा भी लिखते हैं इसको। ठीक है, अभी अगर फोर्स की यूनिट आपने क्या लिखा है? ये मास की यूनिट रखी है आपने केजी, मास रखा आपने किसमें? केजी में, और एक्सेलरेशन को रखा मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, तब आप बोल सकते हो कि फोर्स की यूनिट क्या होगी? न्यूटन। न्यूटन। ठीक है, फोर्स यूनिट क्या होगी? न्यूटन। तो व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स? इट इज न्यूटन। न्यूटन विच इज इक्वल टू होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान से सुनो बेटा, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे, अगर आपने एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में नहीं रखा तो आपका आंसर न्यूटन में नहीं आ सकता। ठीक है, और अगर आप न्यूटन वहां पे लिख देते हो तो वो आंसर गलत होगा। फिर से सुन लो क्या बोल रहा हूं मैं। आपको मास को हमेशा केजी में निकालना है, एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकंड स्क्वायर में लाना है, तभी आपका फोर्स न्यूटन में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है, सर आप बोले थे ना न्यूमेरिकल्स करेंगे आज, करने वाले हैं? हाँ न्यूमेरिकल्स करेंगे। न्यूमेरिकल्स क्या करने वाले थे बेटा? हम लोग आज करेंगे ना न्यूमेरिकल, तो पहले सेकंड लॉ होगा उसके बाद। या नहीं करने वाले आज? हाँ करेंगे ना, अभी देखिए टाइम तो बचा नहीं, पहले एप्लीकेशन पढ़ते हैं फिर न्यूमेरिकल करेंगे सेकंड लॉ। ठीक है, यस सर। हाँ सबका लिख के हो गया था बेटा? बताओ तो। गुड। चलो लिखते हैं बेटा, एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। एप्लीकेशंस ऑफ applications of Newton's
सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। क्या क्या एप्लीकेशन होगी बेटा? फर्स्ट हमने बात की थी कैचिंग अ क्रिकेट बॉल, ठीक है। कैचिंग अ क्रिकेट बॉल क्या होता है बेटा? जब एक क्रिकेटर एक बॉल को कैच करता है, वो अपने बॉल्स को सॉरी अपने हाथों को क्या करता है? बॉल की डायरेक्शन में क्या करता है? पीछे खींचता है ना। क्रिकेटर क्या करता है? अपने हैंड्स को बॉल के मोशन के डायरेक्शन में पीछे की तरफ खींचता है, जस्ट इन ऑर्डर टू इंक्रीज द टाइम ऑफ इम्पैक्ट। क्या करता है? जस्ट इन ऑर्डर टू इंक्रीज द टाइम ऑफ इम्पैक्ट टू प्रिवेंट हिज हैंड्स फ्रॉम द इंजरी। आपको खुद पता है कि अगर आप किसी को बॉल मार दोगे तो उसको चोट लग जाएगी, लगेगी नहीं लगेगी? यस सर। गुड, है ना। अगर वो हाथों में ही मारोगे तो भी लगेगी। जो लोग अपने हाथों को कैचिंग के टाइम पर पीछे नहीं खींच पाते, उनको बॉल जबरदस्त हिट करती है। तो आप लोग एक बार ट्राई करके देखना, लेकिन यार हाँ अपनी उंगलियों में मत लगा लेना, फिंगर्स पर अगर चोट लग गई तो दिक्कत होगी, ठीक है। तो क्या लिखते हैं? अ क्रिकेट प्लेयर moves his hands backwards in order to increase the time of contact with ball। ठीक है, याद रख लेना बेटा, साइड में लिख लेना आप ब्रैकेट में। क्या होता है? फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विथ टाइम, ठीक है। जितना ज्यादा टाइम होगा उतना कम चोट लगेगी, ठीक है। सर हो गया लिख के? सबका हो गया? गुड। देखते हैं अगला लिखेंगे बेटा हम लोग, द केस ऑफ अ हाई जंपर। सामने का लाइट चालू कर दो ना, कीड़े हो रहे। सेकंड लिखेंगे बेटा हाई जंपर। एक हाई जंपर के बारे में क्या बोलोगे बेटा? एक हाई जंपर जब भी, हाँ वो पहले वाले में जब आपने लिखे थे ना, तो उसमें a cricket player moves his hand backwards in order to increase के बाद क्या था? टाइम ऑफ इम्पैक्ट। क्या था? टाइम ऑफ इम्पैक्ट, मतलब बॉल के टकराने का समय को हम लोग बढ़ाते हैं, ठीक है। हाँ सर। हाँ, हाई जंपर क्या करता है? जब भी जंप करता है, ठीक है, जब भी जंप करता है तो जब भी वो क्या बोलना चाहिए, जहां क्रैश लैंडिंग होती है, जहां पे उसकी लैंडिंग होती है, वहां पर क्या लगाते हैं हम लोग? तो कुशन लगा देते हैं या फिर सैंड लगा देते हैं। क्या लगाते हैं? सैंड लगा देते हैं। क्यों लगा देते हैं? हाई जंपर एथलीट क्यों लगाते हैं बेटा? श्योर है? जंपर, क्या सर? एक जंपर को पास में हम लोग कुशन या फिर सैंड प्रोवाइड करते हैं जहां पे वो कूदता है वहां पर। क्यों करते हैं? क्योंकि उसका इम्पैक्ट ऑफ टाइम ज्यादा हुआ तो फिर उस पे फोर्स कम Yes. लगेगा। हाँ बिल्कुल ठीक है। अ जंपर इज प्रोवाइडेड विथ, क्या होता है? कुशंस।
cushions or a jumper is provided with cushions or sand bed, ठीक है, a jumper is provided with cushions or sand bed just in order to increase his time of landing, और मैं कह दूं कि इम्पैक्ट, उसके लैंडिंग के टाइम को, मतलब जब वो गिरता है उसके टाइम को बढ़ाने के लिए करते हैं। आपके स्कूल में भी तो होता होगा, लॉन्ग जंप, हाई जंप होता है क्या? हाँ सर। लॉन्ग जंप, हाई जंप जहां पे भी कराते हैं वहां पर क्या करते हैं, जहां पर कूदने वाले रहते हैं वहां पे सैंड होती है या फिर मिट्टी रहती है पतली वाली? हाँ सर, रहती है। सैंड होती है ज्यादातर। ज्यादातर सैंड होती है, क्यों होती है? इसी कारण होती है क्योंकि आपका जमीन में कूदाएंगे ना बेटा तो आपके हाथ पैर टूट जाएंगे, ठीक है, समझ गए ना? अगला है यूज ऑफ सीट बेल्ट, थर्ड वन। चलो लिख लो इसको, फिर लिखते हैं सीट बेल्ट का यूज कैसे करते हैं हम लोग, क्या होता है सीट बेल्ट से। हो गया? बच्चे मेरे बड़े हंसते हैं। गुड गुड, सबका हो गया? यस सर। गुड गुड गुड, चलो फोर्थ। थर्ड क्या हो जाएगा? यूज ऑफ सीट बेल्ट। यूज ऑफ सीट बेल्ट क्या है बेटा? ट्रैफिक रूल है ना, है कि नहीं है? सीट बेल्ट लगा के चलो। क्यों लगा के चलो? क्योंकि जब यस, सीट बेल्ट अगर आप लोगों ने देखा है, यूज किया है तो अच्छी बात है, और जिन लोगों ने नहीं किया मैं बताता हूँ बेटा वो काम कैसे करता है। क्या होता है, जैसे आपकी कार जा रही है, ठीक है, तो सीट बेल्ट एक इस तरीके से बेल्ट लगा होता है जो ऐसा लगा होता है, ऐसा साड़ा आड़ा साइडवेज, एक बॉडी को पकड़ने के लिए, ठीक है। जैसे आपकी गाड़ी किसी चीज से कोलाइड होगी, इम्पैक्ट आएगा, तो ड्यू टू इनर्शिया आपकी बॉडी किस तरफ जाएगी? आगे की तरफ जाएगी बेटा, होगा ना? यस सर। सब लोग इमेजिन करो, अगर किसी की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता, भगवान ना करे कभी किसी का हो, पर अगर किसी का एक्सीडेंट होता तो क्या होता? आपकी बॉडी ड्यू टू इनर्शिया, क्योंकि स्पीड में थी गाड़ी, सामने अचानक से कोई चीज आ गई, अचानक से गाड़ी रुक गई है, तो आप इनर्शिया के कारण क्या करोगे? सामने की तरफ झुकोगे, सामने की तरफ मूव करोगे, है ना? यस सर। गुड। और गाड़ी में आपके सामने क्या होता है? अगर आप फ्रंट सीट में बैठे हो तो आप डैशबोर्ड से टकरा जाओगे, ड्राइवर स्टीयरिंग व्हील से टकरा जाएगा, है ना, स्टीयरिंग से टकरा जाएगा। अगर पिछली सीट में बैठे हो, किससे टकराओगे बेटा आप लोग? सामने वाली सीट से टकरा जाओगे। यस, अगर आप सामने वाली सीट से भी टकराओगे, भले उसमें कुशन लगा है, लेकिन बेटा आपको चोट तो आएगी ना? सर। गुड। और अगर मेरा सीट बेल्ट, मैं उसको ऐसा करता जैसे बेल्ट नहीं होता हमारा, जिससे हम लोग अपना पैंट वगैरह बांधते हैं, उस तरह का बेल्ट लगा देता तो भी दिक्कत थी, क्योंकि वो आपको पकड़ के ही रखता, तब भी आपकी रिब्स वगैरह क्या होती? फ्रैक्चर हो जाती। यस सर। सर आपका माइक म्यूट हो गया। हेलो सर, सर फिर से म्यूट हो गया माइक आपका। सर आपका माइक म्यूट हो गया। चलो, सॉरी बेटा, फोन आ गया था, है ना? अभी आवाज आना स्टार्ट हो गई क्या? यस सर। हाँ, चलो देखो बेटा, यूज ऑफ सीट बेल्ट क्या बात कर रहे थे हम लोग? जब भी गाड़ी में अचानक से एक्सीडेंट हो जाएगा, गाड़ी रुकेगी, तो आप लोग की बॉडी आगे की तरफ मूव होगी। हो सकता है आप लोग डैशबोर्ड से टकराओ, चाहे कुशन से टकराओ, चाहे स्टीयरिंग व्हील से टकराओ।
आपको चोट तो लगेगी, और यूजुअली लोगों को चोट लगती है, उसी से लगती है, अंदर तो कुछ आ नहीं जाता है ना। आपको आपकी गाड़ी के पार्ट से चोट लग जाती है, ठीक है। अब सीट बेल्ट क्या करता है, सीट बेल्ट कैसा होता है पता है, मूविंग होता है। जैसे ही इंपैक्ट होता है ना, सीट बेल्ट खुलता जाता है बेटा, क्या होता है, खुलता जाता है, और उसके खुलने की स्पीड धीमी होती है, जिसके कारण से आप सामने तो आओगे, आप सामने की तरफ तो बढ़ोगे, पर धीरे धीरे, समझे क्या। सीट बेल्ट धीरे धीरे खुलता जाता है, इसका मतलब आप आगे की तरफ तो बढ़ोगे, आगे की तरफ तो झुकोगे, आगे की तरफ तो मोशन करोगे, पर धीरे धीरे, ठीक है, जिसके कारण आपको चोट नहीं लगती, जिसके कारण क्या नहीं लगती बेटा, चोट नहीं लगती। लिख लो, ऑल द कार्स एंड ऑल द कार्स seat belts are provided to prevent the passengers from कौन सी इंजरी होगी बेटा इसमें, from serious injuries. yes, serious injuries। जल्दी से लिख लो, तो एक हाथ न्यूमेरिकल कर लेंगे, हमारे पास थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है। सर हो गया, लिखते हैं। अरे वेरी गुड, सबका हो गया, सर नहीं हुआ, रुको। नहीं हुआ, हाँ हाँ लिखो लिखो। हो गया सर। हो गया, गुड। सीट बेल्ट्स आर प्रोवाइडेड टू प्रिवेंट द पैसेंजर ऑफ सीरियस इंजरीज। देखते हैं, क्वेश्चन लिखते बेटा। सर ये तीन ही है। बस, अब बेटा और भी हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। हाँ देखो, जैसे आप लोग अपने अपने गाल में एक एक लगाओ थप्पड़, ठीक है, धीरे से लगाओगे तो चोट कम लगेगी, जोर के लगाओगे तो जोर के लगेगी, है ना। टाइम ऑफ इम्पैक्ट क्या होगा, अगर कम होगा तो चोट धीमी लगेगी, टाइम ऑफ इम्पैक्ट अगर ज्यादा होगा तो चोट, टाइम ऑफ इम्पैक्ट ज्यादा होगा तो चोट कैसी लगेगी बेटा, जोर से, मतलब ज्यादा लगेगी। उल्टा उल्टा बोल रहे हो, टाइम ज्यादा होगा तो चोट कम लगेगी, हाँ धीरे लगेगी, टाइम कम होगा तो चोट ज्यादा लगेगी, ठीक है। लिखते हैं क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है। व्हाट फोर्स, आपके बुक का ही है, व्हाट फोर्स वुड बी needed, व्हाट फोर्स would be needed, what force would be needed to produce an acceleration of, to produce an acceleration of 10 meter per second square, ठीक है, in a ball of mass, in a ball of mass 10 है, यहां कितना कर दे दो 5 kg, देखो बेटा, हमारे पास में ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दिखाऊं क्या, नहीं सर, खुद से कर लेंगे। खुद से करोगे, खुद से ठीक है, करेंगे। ओके ओके, करो करो। वेदिका, प्रज्वल, राहुल, नंदिनी, अर्णव, कोमल, शौर्य, निर्मला, अपेक्षा, किशोरी, मुक्ति, आज बहुत कम बच्चे अटेंड किए हैं। सर 50 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
हाँ बिल्कुल सर, ठीक है। 50 kg मीटर पर सेकंड। यस, सबका आ गया क्या? देखो तो, यस सर। सबका आ गया ना? यस सर, एक और दे दो। एक और दे दें? कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड। चलो लिखते हैं, कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड। कोई ऐसा जिसको नहीं बन रहा बेटा, ये बताओ तो मैं बताता हूँ जल्दी से। कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड, calculate the force required to impart to a car a velocity of 30 meter per second in 10 seconds. In 10 seconds, starting from rest. Starting from rest. ठीक है, the mass of the car is, the mass of the car is 1500 kg. सर 4500 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। करेक्ट है। इसको न्यूटन में बोलो तो बेटा क्या होगा? 4500 न्यूटन। 4500 न्यूटन, गुड, मतलब 4.5 किलो न्यूटन। हाँ है सर। ना? गुड। बाकी लोग भी करो तो, आ रहा है क्या आंसर? शौर्य एक काम करते बेटा, आज के दिन जितने बच्चे नहीं आए एक बार वो खींच दो वेटिंग रूम में स्नैपशॉट, कौन कौन आया कौन कौन नहीं आया। हाँ सर। अब 4500 बिल्कुल ठीक है, 4500 करेक्ट है। kg मीटर पर सेकंड। हाँ हाँ बेटा करेक्ट है निर्मला, 4500 kg पर मीटर पर सेकंड। ठीक है, kg मीटर पर सेकंड होता है बेटा। सर निकल गया सर। हाँ 45,000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 45,000 नहीं होगा, 4500 होगा। 4500। हाँ ऐसा होगा, kg मीटर पर सेकंड। करेक्ट है क्या? सबका आ गया? हाँ 12 Good, लोग आए good. आज यस से। सर। 12 लोग आए ना? ठीक है। हाँ सर, अब बहुत कम बताओ है। बहुत कम है ना? आज कुछ खास है क्या? पता नहीं नहीं सर। सर। फिर क्यों नहीं आए बच्चे आज? ठीक है, चलो चलो बेटा, कल की हम लोग करेंगे इसके थोड़े से न्यूमेरिकल और स्टार्ट करेंगे हमारा न्यूटन का थर्ड लॉ। ठीक है, यस Yes, सर। sir. सर ये रिकॉर्डिंग का मैं देखता हूँ बेटा, रिकॉर्डिंग मैंने की तो है ना? जब कितना आता है देखता हूँ इसको, कैसे इसको प्ले करते हैं। हाँ बाय सर। बाय बेटा, बाय सर। बाय सर। बाय बाय बेटा। बाय सर। ठीक है।